अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अर्थमेटिक मीन हम पढ़ रहे थे और अर्थमेटिक मीन के बाद वेटेड मीन। आपको याद है कि हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन को पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन को पढ़ा, मीडियन, मोड, और फिर मीडियन में आ जाता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो इसी तरह अर्थमेटिक मीन में वेटेड मीन और कंबाइंड मीन और कुछ हम अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, but there are certain situations in which the different observations get different weights. In these situations, weighted mean denoted by x bar w is preferred. The weighted mean is calculated as. तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन में मेन डिफरेंस यही है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट देता है, लेकिन वेटेड मीन जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक उनको वेट देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेटेड मीन कहते हैं। ये मेन डिफरेंस है सिंपल मीन और वेटेड मीन में। और वेटेड मीन को हम एक्स बार डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, W1 x1 plus W2 x2 plus so on Wn xn और divided by W1 plus W2 up to so on plus Wn। यानी आपके पास 3 ग्रुप हों या 4 ग्रुप हों, जितने भी हों, तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है n ग्रुप के लिए। तो ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल है, द फॉलोइंग डेटा इज अबाउट द परसेंटेज किल and the number of insect used in a study. The interest is to calculate the mean percentage kill. तो डेटा में दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें W दिया हुआ है और X दिया हुआ है। W और X। X की वैल्यू जिसको हम X1 रखा मैंने, X2, X3, X4, X5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये X की 5 वैल्यू, X1, X2, X3, X4, X5, और W कितने हैं, W1, W2, W3, W4 और W5। तो ये फॉर्मूला बन गया x बार W इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस W5 x5 और डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक जाएंगे हम। अच्छा स्टूडेंट, इसको आप कॉलम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स बार डब्ल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। तो कॉलम वाइज भी आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, या फिर ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि ये करस्पॉन्डिंग वेट है, ये उसकी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स और डब्ल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास वेटेड मीन इसका क्या आ गया, 70.65। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने जिस तरह सिंपल मीन पढ़ा था एक्स बार ग्रुप डेटा की सूरत में समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो ये भी उसी तरह की वही पैटर्न बनता है कि ये एक्स की वैल्यू दी जाती है और साथ डब्ल्यू की वैल्यू दी जाती है, वहाँ पे एक्स के साथ एफ दिया जाता था। तो ये वेटेड मीन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइंड मीन। यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाते हैं तो उनको आप कंबाइंड करके मीन किस तरह निकालते हैं, देखते हैं जी। Sometime it is desirable to calculate the combined mean of two or more samples mean using the individual sample mean and their sample sizes. The combined mean is calculated as। एक स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी क्लास के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में तादाद 40 है
और उसमें एवरेज हाइट है स्टूडेंट की 5.2। सेक्शन 2 में तादाद है 50 और उनकी एवरेज हाइट है 5.4। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी की अलग अलग एवरेज हाइट निकाली हुई है। अगर हम इसको कंबाइंड करना चाहते हैं, कंबाइंड एवरेज निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स बार सी एन वन एक्स वन बार एन टू एक्स टू बार एन थ्री एक्स थ्री बार प्लस वन एन एम एक्स बार एम। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे ऊपर एन आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको एम लिख दिया यहाँ पे, यानी कि एम टाइम। तो वो कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे भी एन होता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, ये भी एन है ये भी एन है। तो एम टाइम ये एन की वैल्यूज है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। एम ग्रुप आपके पास होंगे, मैंने सिर्फ 2 ग्रुप की बात की है ना, तो ये आपके पास एम ग्रुप के लिए। सॉरी। अब एक एग्जांपल करेंगे फिर आपको इसको समझने में आसानी होगी। वही मैंने डाटा ले लिया है उसी तरह, यहाँ पे एक्स बार कह दिया है और यहाँ पे इसको एन कह दिया है। उसी टाइप का मैंने डाटा ले लिया। तो ये एक्स वन बार है, ये एक्स टू बार है, ये एक्स थ्री बार है, ये एक्स फोर बार है, ये एक्स फाइव बार है। ये एन वन है, ये एन टू है, ये एन थ्री है, ये एन फोर है, ये एन फाइव है। ये एन आई लिखा हुआ है, एन आई का मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो अब स्टूडेंट उसी तरह फॉर्मूला इसका कंबाइंड मीनिंग का एन वन एक्स वन बार, एन टू एक्स टू बार, एन थ्री एक्स थ्री बार, एन फोर एक्स फोर बार और एन फाइव एक्स फाइव बार। तो 5 ग्रुप है ना आपके पास, इनका अपने कंबाइंड मीन निकाल लेना है। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 70.65। आसानी के लिए मैंने वेटेड मीन को ही उसके डाटे को थोड़ा सा इंटरचेंज करके ये कर लिया हुआ है। वहाँ पे एक्स था तो मैंने यहाँ पे एक्स बार लिख दिया और वहाँ पे डब्ल्यू था मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। तो ये कंबाइंड मीन के एक और एग्जांपल स्टूडेंट करते हैं। या आपके पास सेक्शन 1 जो मैं भी एग्जांपल आपको दे रहा था, सेक्शन 1 है और फिर सेक्शन 2 है। और सेक्शन 1 में स्टूडेंट की तादाद 50 है और उनकी एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच यानी 5.6 है। फिर सेकंड जो ग्रुप है एन टू 45 और उसका मीन एक्स टू बार जो आपके पास 5.2। अब हमने इनका 2 सेक्शन का कंबाइंड मीन मालूम करने हैं। तो हमारे पास 2 ही ग्रुप हैं, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार ओवर एन वन प्लस एन टू। तो स्टूडेंट जस्ट इसमें वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। एक से ज़्यादा ग्रुप को जब आप इकट्ठा करते हैं तो ये कंबाइंड मीन यूज़ करते हैं। उनका अगर इकट्ठा मीन मालूम करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंबाइंड मीन। अच्छा, यहाँ पे अगर 3 ग्रुप होते हैं, बाज़ का 3 सेक्शन भी होते हैं ना, तो 3 ग्रुप होते हैं तो ये क्या हो जाता? प्लस एन थ्री एक्स थ्री बार और नीचे प्लस एन थ्री आ जाता। तो स्टूडेंट ये तो था वेटेड मीन और कंबाइंड मीन। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द डाटा। डाटा मैं वही बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखने और कैलकुलेट करने में आसानी हो ज़रा। तो स्टूडेंट इसका हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, सिंपल मीन, अर्थमेटिक मीन। तो डाटा दिया हुआ है तो क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। या आपके पास एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन अनग्रुप डाटा है, तो इसका सम करें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें तो मेरे पास इसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 35.428। ठीक हो गए? जस्ट सम की और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। ये अनग्रुप डाटा में हमने किया हुआ भी है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द मीन इफ स्टूडेंट आर गिवन 2 ग्रेस मार्क्स, और दूसरा है व्हाट विल बी द मीन इफ 5 मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर डिडक्ट कर दिए जाते हैं, अगर माइनस कर दिए जाते हैं। फिर अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अगर आपको याद हो स्टूडेंट तो मोड में भी हमने इस तरह की एक प्रॉपर्टीज की है। तो अब आपने क्या करना है, वही दोनों तरीके। एक तो ये कि इनमें 2 ऐड करो, आपके पास ये डाटा आ जाता है और इसका मीन निकालो सम करके जिस तरह आपने सम किया है। दूसरा, सेकंड पार्ट में 5 माइनस करो और उसके बाद उसका मीन निकाल लो। ये देखें हमने इसी तरह किया हुआ है।
उसमें 2 ऐड किया और मीन निकाला, फिर इसमें 5 माइनस किया और मीन निकाला। अब ये आपके पास ओरिजिनल डाटे का मीन है, ये वाला, इस डाटे का 35.428, और ये मीन निकला है जब आपने डाटे में कुछ प्लस किया, और ये मीन निकला है जब आपने डाटे से कुछ माइनस किया। स्टूडेंट गौर करें, जिस तरह मोड में हमने देखा था, अगर मैं ये 2 यहाँ पे ऐड कर दूं, देखें, अगर मैं 2 यहीं पे ऐड कर दूं तो ये 37.428 जवाब निकलेगा, जो कि हमने डाटे में ऐड करने के बाद निकाला है। और ये 5 अगर मैं इधर से ही माइनस कर दूं तो मेरे पास जवाब क्या निकला है, 30.428। इसको जरा ध्यान से समझना। अब हम बजाय इसके कि डाटे में प्लस करें और प्लस करने के बाद जो हमारा डाटा है उसका मीन निकालें, या हम डाटे से माइनस करें और माइनस करने के बाद जो हमारे पास डाटा है उसका मीन निकालें, क्यों ना हम इसी में प्लस कर दें तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड जवाब आ जाएगा जो हम यहाँ से निकालेंगे, या इसी में से हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड जवाब आ जाएगा जो हम इस डाटे से निकालेंगे। तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन डिपेंड करता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल पे। इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जब आप डाटा में कोई प्लस माइनस करते हैं तो वही वैल्यू जवाब में प्लस हो जाती है, ये आपने देख भी लिए। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू जवाब से मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे आपने बताना है, मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं है कि अगर मैं तमाम डाटे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं तमाम डाटे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जवाब क्या निकलेगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, वही जवाब निकलेगा। अगर आप इस सारे डाटे को किसी कांस्टेंट पे डिवाइड कर देते हैं, फर्ज करो मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो स्टूडेंट जवाब क्या निकलेगा। अब मैं उधर नहीं करने लगा, आप इसको 3 पे डिवाइड करके बता सकते हैं कि ये जवाब निकलेगा, क्योंकि जो कुछ आप डाटे के साथ कर रहे हैं वो आप इधर भी कर सकते हैं। इसमें माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद आप जवाब निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी प्लस करके बता सकते हैं, माइनस करके बता सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, और डिवाइड करके बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको फाइनल करते हैं, कि अगर आप डाटे में कुछ चीज़ प्लस करते हैं तो वो जवाब में प्लस हो जाती है, ये आपने देख लिया। अगर आप डाटे में से कुछ माइनस करते हैं तो वो जवाब में से माइनस होके वही जवाब आ जाता है। इस तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल है। अब ये तो हमारे पास डाटा था छोटा सा, उसमें हमने वैल्यू ऐड करके उसमें से माइनस करके बता दिया कि इसका मीन क्या होगा। अब अगर आपके पास ये वाला डाटा है जिसमें 1000 स्टूडेंट हैं किसी इदारे में, और वहाँ पे उनका 50 नंबर का टेस्ट लिया जाता है, तो उसके बाद उनको जो एवरेज निकाली जाती है वो 35 बनती है। वो कहता है व्हाट विल बी द मीन इफ ऑल स्टूडेंट आर गिवन 2 ग्रेस मार्क्स। अब क्या मीन होगा अगर तमाम स्टूडेंट को हम 2 नंबर देते हैं। तो जी हमने पीछे देखा यहाँ पे कि उसमें हमने ऐड कर लिया था 2 को, और बता दिया था कि इसका मीन ये होगा। वो हमारे पास तो 1000 स्टूडेंट के नंबर तो नहीं लिखे हुए ना, जस्ट हमें तो एवरेज बताई हुई है उसने। फिर हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट के नंबर होते तो उनमें 2 ऐड करता जाता, हालांकि वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम लगता। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह डाटे में ऐड नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे मैंने दोनों तरीकों से बता दिया, ऐड करके बता दिया और वैसे ही बता दिया कि इसमें 2 ऐड करें ये जवाब आ जाते हैं। यहाँ पे माइनस करके मैंने निकालने के बाद ये भी बता दिया इसमें से 5 माइनस करें तो ये जवाब आ जाता है। यहाँ पे दोनों तरीकों से मैंने बता दिए, डाटा छोटा था इसलिए दोनों तरीकों से बता दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वही जवाब निकलेगा जो आप इस डाटा को यूज करके कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास वो सारा डाटा तो है नहीं है, हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट,
हम करेंगे अब मीन में 2 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसका मीन क्या आ जाएगा 37। इसको हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। स्टूडेंट अगर माइनस कुछ करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x माइनस टू, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 या जो भी जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर आपने जब y पे बार लगाना तो x पे बार आएगा, और x बार की वैल्यू आपके पास 35 है, 35 इसकी जगह पुट करेंगे तो 35 प्लस 2 37, जिस तरह मैंने ये ऊपर डायरेक्ट निकाला हुआ है तो 37 आ जाएगी। इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें कि जो हमारे पास डाटा दिया उसको मैंने x का नाम दे दिया, तो न्यू डाटा जब आप उसमें 2 ऐड करते हैं तो वो y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 या जो भी कांस्टेंट वो x से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे तो x को डिवाइड कर देगा। जब आप y पे बार लगाएंगे तो x पे बार आ जाएगा। अब x बार की वैल्यू आपके पास 35 है, तो आपने 35 इसकी जगह पुट कर देनी है, तो इसका जवाब आपके पास क्या आ गया 37। जी स्टूडेंट, ये हमने प्रॉपर्टी यूज करके अब मीन निकाल लिया 37। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट सम ऑफ, ये भी उसकी मीन की प्रॉपर्टीज में आता है, शो दैट सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0 और आल्सो शो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, इसमें x की वैल्यू दी गई है, फिर आपने d निकाला है, फिर इसमें d स्केयर किया, फिर दोबारा d निकाला, फिर d स्केयर किया। अब ये वाला जो d आपने निकाला है वो आपने 2 माइनस करके निकाला है, और ये वाला जो d निकाला आपने 3 माइनस करके निकाला है। तो ये देखें, इसमें मैंने क्या किया 2 माइनस किया हुआ है d निकालने के लिए और उसका स्केयर ले लिया। इसमें मैंने d निकालने के लिए 3 माइनस किया हुआ है, फिर उसका स्केयर ले लिया। अब गौर करें कि जब आपने x में से 3 माइनस किया तो इसका जवाब 0 आ रहा है, जब आपने x में से 2 माइनस किया तो इसका जवाब 5 आ रहा है। ठीक हो गया? पहले इस पॉइंट को समझें, फिर ये स्केयर वाले को समझते हैं कि जब आपने x में से 2 माइनस किया तो इसका टोटल 5 आया, जब आपने x में से 3 माइनस किया तो इसका टोटल 0 आया। इसको जेन में रखना। अब स्टूडेंट जब आप x माइनस टू का टोटल करते हो, जिसको मैंने d रखा हुआ है तो वो 5 आ रहा है, वही जो ऊपर मैं बता रहा था वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यानी कि x माइनस टू का समीशन या जिसको मैंने d का नाम दिया दैट इज इक्वल टू 5, और x माइनस थ्री का टोटल जिसको भी मैंने d रखा हुआ है वो 0। लेकिन यहाँ पे एक इजाफी काम मैंने किया है, ये तो था ना x माइनस टू इज इक्वल टू समीशन d इज इक्वल टू 5, यहाँ पे समीशन x माइनस थ्री इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार इक्वल टू समीशन d इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास 3 है ये x बार की वैल्यू है, इसका जब मीन निकालते हैं ना समीशन x ओवर n, ये पीछे हमने निकाला हुआ है भी अनग्रुप डाटा में 15/5, तो 3 इसका मीन आता है, तो मैंने 3 की जगह पे रख दिया x बार। इसकी जगह पे तो मैं x बार नहीं रख सकता ना, क्योंकि x बार मेरे पास 2 तो नहीं आता ना, x बार मेरे पास 3 आ रहा है, तो x बार मेरे पास 3 आ रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे x बार लिख दिया है, और इसका टोटल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और ये क्या है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0। अब स्टूडेंट कंक्लूजन इसका ये हुआ कि जब आप डाटे में से मीन माइनस करते हैं, कोई भी डाटा है उसमें जब मीन माइनस करते हैं तो उसका टोटल लाजमी 0 आता है, उसका टोटल लाजमी 0 आता है। जब आप डाटे में से कोई कांस्टेंट मीन के अलावा माइनस करते हो, जिस तरह मैंने 2 माइनस किया हुआ है, या आप 1 माइनस करके चेक कर लें, आप 4 माइनस करके चेक कर लें, आप 5 अदर देन मीन, मीन नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा वो टोटल कभी भी 0 नहीं आएगा, वो टोटल कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 0 कब आएगा? जब आप x में से मीन माइनस करते हैं, यानी कि सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि डाटे में से मीन माइनस करें और उसका टोटल आदमी 0 आना चाहिए। डाटे में मीन के अलावा
जो कुछ भी माइनस करेंगे वो कभी भी उसका जवाब ज़ीरो नहीं आ सकता। पहली प्रॉपर्टी ये, अब ये याद रखना है। आपने चेक भी कर लिए, मेरी के लिए आपने सॉल्व करके भी चेक कर लिया कि ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक्स बार आएगा। जब मैंने ये माइनस किया है ना तो ये टोटल ज़ीरो आ रहा है, तो अंडरस्टूड है जब टोटल ज़ीरो आ रहा है तो ये एक्स बार ही है। और वैसे भी देख लें ये 15 है ना, सम ऑफ वैल्यूज़, और इसको 5 पे डिवाइड करें तो मीन इसका 3 आ जाता है। तो अब ये कंफर्म हो गया, जब इसका टोटल भी ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या है, मीन है। मीन के अलावा कोई भी वैल्यू माइनस करें तो उसका जवाब ज़ीरो नहीं आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है आल्सो शो दैट सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट। अब आते हैं स्केयर की तरफ। ये मैंने इसका स्केयर लिया, इसको ऐड किया 15, फिर इसका स्केयर लिया, इसको ऐड किया 10। क्लियर? अब स्टूडेंट, जब मैंने x माइनस टू किया और उसका जो स्केयर है, जिसको मैंने x माइनस टू का स्केयर लिखा समीशन डी स्केयर, और ये 15 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। जब मैंने 3 माइनस किया तो ये वाला कॉलम है, फिर इसका स्केयर लिया तो ये 10 आ रहा है। अब देखें, जब मैंने 3 माइनस किया और उसका स्केयर लिया तो ये 10 आ रहा है। जब मैंने 2 माइनस किया और उसका स्केयर लिया तो ये 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन माइनस ये हुआ है, ये जो मीन माइनस हुआ है उसका जवाब 10 आ रहा है, यानी कि स्केयर, और जो 2 माइनस के उसका जवाब 15 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम मीन माइनस करेंगे तो उसका जो स्केयर है वो लीस्ट होगा बाकी से। आपने देख भी लिया, ये 10 आ रहा है, ये 15 आ रहा है। जब डाटे में से मीन माइनस करेंगे फिर उसका स्केयर लेंगे तो उसका जवाब दूसरे किसी भी वैल्यू से कम आएगा। मसलन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स बार स्केयर जो कि इसके बराबर है, लेस देन एक्स माइनस टू, टू को मैंने ए का नाम दे दिया है, अज्यूम्ड वैल्यू, मीन के अलावा कोई भी वैल्यू होती है उसको हम ए कह रहे हैं। तो ये आपने देख लिया, ये 10 है, ये 15 है, तो 10 लेस देन 15। यहाँ पे मैंने 3 माइनस किया हुआ था जिसको मैंने एक्स बार कह दिया, जहाँ पे मैंने 2 माइनस किया हुआ जिसको मैंने ए कह दिया। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, फर्जी मीन, कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन मीन। तो स्टूडेंट, एक तो ये वेरीफाई हो गया कि आल्सो शो दैट सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अच्छा ये बराबर कब होगा, क्या बराबर हो सकते हैं? हाँ यस, बराबर हो सकते हैं अगर एक्स बार ए के बराबर आ जाए। अगर एक्स बार ए के बराबर है, इसका मतलब है कि आप अज्यूम्ड मीन की बजाय, फर्जी मीन की बजाय एग्जैक्ट मीन ले लें। जब एग्जैक्ट मीन ले लेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ जाएंगी। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये आपस में बराबर आ जाएगा। अदरवाइज ये क्या होगा, लेस होगा, मिनिमम होगा। इक्वल टू कब होगा, जब एक्स बार इज इक्वल टू ए, यानी कि आप अज्यूम्ड मीन की बजाय आप एग्जैक्ट मीन ही यूज़ कर लें, तो फिर ये आपस में दोनों का जवाब बराबर आ सकता है। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे 3 माइनस करता यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो दोनों का जवाब 10 बराबर आना था। तो ये इसकी नेक्स्ट एक एग्जांपल थी। तो उम्मीद है कि आज हमने वेटेड मीन को डिस्कस किया, कंबाइंड मीन को किया, उसकी एग्जांपल की, और कुछ ये अर्थमेटिक मीन की हमने प्रॉपर्टीज की। और इनको देखिएगा, आप कोई भी अनग्रुप डाटा लेके स्टूडेंट उसका मीन निकाल लें, फिर आप डी निकालें कोई भी वैल्यू माइनस करके, फिर डी स्केयर करें, फिर आप एक्स में से मीन माइनस करें और उसका सम करें तो लाजमी ज़ीरो आना चाहिए, और फिर उसका स्केयर लें और ये वाला स्केयर इससे कम आना चाहिए। अच्छा, बाज़ का स्टूडेंट ये हो सकता है कि आप, ये तो एग्जैक्ट डाटा है 15 डिवाइडेड बाई 5 3, तो आप डिवाइड करते हो तो आपको कभी वैल्यू इशारिये के बाद काफ़ी सारी वैल्यू आ जाती हैं, डेसिमल के बाद काफ़ी सारी वैल्यू आ जाती हैं, तो उसको हम राउंड करते हैं। तो जब राउंड करते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे आगे फ़र्क जो है वो ज़ीरो ना आ रहा हो, तो ये एग्जैक्ट ज़ीरो होता है। अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मेरे 0.001 आ जाए जो कि अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। वो जो पीछे हमने राउंडिंग में हमारे
से थोड़ा बहुत एरर आ रहा था, वही यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी इसकी है, प्रूफ है बकायदा कि x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, आज इतनी काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी वीडियो के साथ हाज़िर होते रहेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।